हाय, वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन। तो आज की वीडियो कुछ अलग आपको दिखाई दे रही होगी। आज हम बिल्कुल नेचर के बीच खड़े हैं और आपको बहुत शांति सी लग रही होगी और बीच बीच में बहुत ही खूबसूरत सी नेचुरल आवाज़ें आ रही होंगी पक्षियों की, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 2-3 दिन बाद किसका एग्ज़ाम है, डीबीटी का, ठीक है। तो काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डीबीटी के बारे में एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि हम क्या करें, कैसे, कुछ सजेशन काइंड ऑफ वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग में है, राइट। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है जब आप डीबीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। तो एक्चुअली ये लोकेशन इसलिए क्योंकि एक्चुअली मैं लैब में था और एकदम से मुझे याद आया कि नहीं, मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो बनानी थी। तो मैं अभी लैब से बाहर आके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, ठीक है। इस टाइम पे जो कि आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड कोविड वाली जो सिचुएशन चल रही है, उस टाइम पे चारों तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। और आप एडमिट कार्ड देखेंगे तो वहाँ पे भी सख्त गाइडलाइंस हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर या आपकी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा भी राइज़ होता है या आपको स्नीजिंग या कफ कुछ भी है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। इसीलिए आप इस टाइम पे अपना बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी कुछ बुखार, ज़ुकाम, सर्दी, खांसी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको होती तो वो आपको कुछ भी नहीं सुनेंगे आपके बारे में, ठीक है। वो आपको वहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर में घुसने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, तैयारी ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कम ज़्यादा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका इस टाइम पे फिट और हेल्दी रहना, राइट। तो ये सबसे पहला पॉइंट था, राइट। दूसरा पॉइंट है, डू नॉट ओवर थिंक, ठीक है। एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा टेंशन होगी, प्रेशर होगा, टाइम निकलता जाएगा। जो रिवीजन का टाइम है, ये 2-3 दिन का टाइम, वो भी आप गवा दोगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। और ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। देखो, हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे ऊपर उसके बारे में ना प्रेशर बिल्डअप होता जाता है, यार ये चीज़ सही होगी कि नहीं होगी, है ना, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ओवर थिंक नहीं करना एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। लाइटली लो, ठीक है। एग्ज़ाम आते रहते हैं यार, लास्ट एग्ज़ाम नहीं है ना ये, ठीक है। ऐसा सोच के चलो, बिल्कुल रिलैक्स होके जाना एग्ज़ाम में, राइट। उसके बाद रिलैक्स होके जाना एग्ज़ाम में। चलो यहाँ पे मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो, एग्ज़ाम सेंटर में क्या होता है ना कि बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। घर का माहौल अलग होता है और एग्ज़ाम सेंटर का माहौल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। मैंने डीबीटी का एग्ज़ाम तो नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले डीबीटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। मैंने बायोटेक से नहीं की थी, तो उस टाइम सिर्फ बायोटेक वाले ही डीबीटी का एग्ज़ाम देते थे, राइट। तो बट कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, मैंने सीएसआर का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, गेट क्वालिफाई किया, प्रेशर ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है सारे एग्ज़ाम में, राइट। आप समझते हैं। तो आप में से कुछ लोग पहले कई बार 2-3 बार अलग अलग एग्ज़ाम्स दे चुके होंगे, तो आपको पता है कि प्रेशर कैसा होता है, माहौल कैसा होता है। लेकिन ये उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं डीबीटी का, राइट। फर्स्ट टाइम कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या डीबीटी का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। ऐसा बैठिए जैसे आप अपने घर में बैठे हैं। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, आपके 10 नंबर, 15-20 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। ये आप अप्लाई करके देखना। आराम से बैठिए। मेरा जब सीएसआर का एग्ज़ाम था तो डर सबको लगता है ऑब्वियसली, ठीक है। बट मेरा जब सीएसआर का एग्ज़ाम था तो मैंने भी यही तकनीक अपनाई थी। मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में गया, आराम से बिल्कुल बढ़िया एकदम रिलैक्स होकर चौड़ में एकदम बैठा, पानी का गिलास रखा था, सिप लिया 1-2, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम है, अपना 3 घंटे बैठो, आराम से एग्ज़ाम करो और निकलो। और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि मैंने माइंड सेट कर रखा था कि ये ऐसे ही एक एग्ज़ाम है और बस दे के जाना है, ठीक है। और मैं आराम से अपने घर में बैठा हूँ, मैंने ऐसा फ़ील किया था। तो आपको भी बिल्कुल रिलैक्स हो के जाना है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। कोई टेंशन की बात नहीं है, एक एग्ज़ाम है, अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं यार, 6 महीने बाद फिर से आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, सब डराते इतना है ना कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा 6 महीना वेस्ट हो जाएगा, तुम्हें टाइम पे पीएचडी नहीं मिलेगी। सब गलत फहमी है, ठीक है। मेरे 2 साल गैप है, ठीक है। एक बार बीएससी एमएससी के बीच में और एमएससी और पीएचडी के बीच में, बट अभी पीएचडी कर रहा हूँ मैं, 2 साल हो गए हैं, तो मैं खुश हूँ।
तो एक बार जब आप एंटर कर जाते हैं ना पीएचडी में, तो आपने कितने साल ड्रॉप किए हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो फील्ड है ना रिसर्च का, उसमें एज इज़ नॉट अ फैक्टर, एज कोई फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है अगर आपका नहीं होता तो। जब आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल देंगे ना, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। और देखते हो ना, जो क्रिकेटर बिल्कुल बेखौफ होकर खेलता है, आता है मारता है 50 बॉल में 100 रन मार देता है ना, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है। जहाँ प्रेशर लेना शुरू कर आउट हो जाओगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है, डू नॉट ओवर थिंक नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि सर डीबीटी के बारे में एक वीडियो बना दीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी जल्दी कवर करवा दीजिए। ठीक है, देखो मैं सीएसआर की सीरीज़ चला रहा हूँ, है ना, और टाइम लगता है हर चीज़ में ना, प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है, आपको पता है। एक दिन में या एक हफ्ते में कोई प्रिपरेशन नहीं होता। आई रिस्पेक्ट जो लोग भी कंसर्न है इसके लिए कि मुझे कुछ बताना चाहिए। मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि लास्ट के कुछ टाइम में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने जो तैयारी कर रखी है पिछले 6 महीने से, वो आपके लिए सफिशिएंट है, उतना बहुत है, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इन 3-4 दिनों में या एक हफ़्ते में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा कि आपके बिल्कुल 50-60 नंबर बढ़ जाएंगे, ओके। तो जितनी भी तैयारी आपने कर रखी है वो आपके लिए सफिशिएंट है ना। मैं इन 3 दिनों में आपके लिए कुछ ऐसा नहीं बता दूंगा, मैं झूठी उम्मीद नहीं देता। तो 3-4 दिनों में, मैं एक हफ़्ते में आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता जिससे कि आपका बिल्कुल एकदम मैं बोलूँगा कि नहीं नहीं मैं आपका निकलवा दूँगा, ऐसा नहीं होता। लॉजिकल रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी के ऊपर बिल्कुल भरोसा करिए, ठीक है। आपने जो भी प्रिपेयर किया है 6 मंथ्स में, उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये जो एक हफ़्ता होता है ना लास्ट का, उसमें तो कुछ नया पढ़ना ही नहीं चाहिए। जो भी आपने रिवाइज़ किया हुआ है, उस जो भी आपने पढ़ा हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज़ करिए, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और ये जो पॉइंट था ये था कि डो नॉट अंडर एस्टिमेट योर प्रिपरेशन, आप अपने प्रिपरेशन को कम मत आंकिए, आपने सबसे अच्छा प्रिपेयर कर रखा है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन सफिशेंट क्यों है। क्योंकि आप अगर पैटर्न देखेंगे ना डीबीटी का, बहुत आसान है। आसान क्यों है, देखो 2 सेक्शन आते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50। मैं मानता हूँ कि 50 में से 50 करने होते हैं, लेकिन पार्ट बी में कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से सिर्फ आपको 50 अटैम्प्ट्स करने होते हैं। तो आपके पास 100 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता है, इतना सारा ऑप्शन छोड़ने का, है ना। तो यार आप 6 महीने से पढ़ रहे हैं या 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, आप 150 में से 50 क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप कर दोगे, बशर्ते आप ये एक हफ़्ते में रिवीजन अच्छे से करो, क्योंकि ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, आखिरी दिन तक ना नया नया पढ़ते रहते हैं, गलती मत करो ऐसी। मैं बता रहा हूँ, अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अभी भी 3 दिन जो बचे हैं ना एंड पॉइंट तक, आप सिर्फ रिवीजन करिए जो भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है। और देखो सिंपल है, आपने मान लो 2 सेक्शन है, सेक्शन ए में 50 में से आपको ज़रूरी नहीं है 50 ही करने हैं। ऐसा तो किसी ने बोला नहीं कि आप 50 नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई आपको नहीं करेंगे हम। 50 में से यार 30 to 40 क्वेश्चंस के बीच में करो आप, ठीक है। मान लो मिनिमम आप 30 क्वेश्चंस करते हो तो कितने मार्क्स हो गए, 30 × 3 90 मार्क्स हो गए, है ना। आता है पार्ट बी में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं 150 में से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यार आप मिनिमम 40 तो कर ही दोगे, ठीक है। और 50 भी कर सकते हो, 45 भी कर सकते हो, है ना। तो 40 से ऊपर ही कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस हैं और इतने अच्छे से पढ़ाई करके गए हो तो इतना तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपने 30 क्वेश्चंस कर दिए, 30 × 3 90, इसमें आपने 40 कर दिए, 40 × 3 120, टोटल हो गए आपके 210। और 60% से तो ज़्यादा कट ऑफ जाती ही नहीं है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो आपके 70% के आसपास आ रहे हैं आराम से। बस क्या करना है आपको, जो भी आपने पढ़ा है उसको कम नहीं आंकना, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उसको सबसे इम्पॉर्टेंट समझिए, अपने नोट्स को अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझिए। कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए, कुछ भी, बस जो भी आपने पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज़ कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। ये मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि इसको एग्ज़ाम की तरह लीजिए, कोई जंग मत समझिए, ठीक है। ये नहीं कि अगर इसमें नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी ये
कुछ नहीं होता, फिर से एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। ये आपका लर्निंग फेज़ है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगर नहीं होता तो दोबारा प्रिपेयर करेंगे। मेरा यार 3rd अटैम्प्ट में CSR क्वालिफाई हुआ था। सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है। कोई शुरू से इंटेलिजेंट नहीं होता, हम धीरे धीरे चीज़ों को गेन करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप भूल जाओगे ना, आप क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स। उसके बाद 5th इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता चुका हूँ कि काम रिवीजन। 5th इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है काम रिवीजन। कामली रिवीजन करो विद रिलैक्स माइंड। माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है। आराम से चाय पियो घर पे बैठ के, 2-3 दिन जो भी बचे हैं, और पन्ने पलटो बस। पन्ने पलटने का मतलब आपके पास सारे नोट्स प्रिपेयर हैं, बस आप पन्ने पलटिए और देखते जाइए। मैं पन्ने पलटने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने दिनों से हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे दिमाग में सब प्रिंट हो जाता है। हम पेज देखते ही हमको याद आता है, अच्छा यहाँ पे ये, अच्छा ये ऐसे ATP निकल रही है, ओहो अच्छा ब्रेक डाउन हो रहा है। ऐसे याद आता है चीज़ें जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। इतने अच्छे से पढ़ाई करिए, इतना डरो मत, ठीक है, डरने से कुछ नहीं होता, राइट। तो कामली रिवीजन करो विद रिलैक्स माइंड, प्रॉपर नींद लो, ठीक है। कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है इन 3 दिनों में, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता दो कम से कम 2-4 जो कि आते ही एग्ज़ाम में। चलो आपके लिए भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन टॉपिक्स को आप तभी पढ़िए जब आपने पहले से इन टॉपिक्स को पहले से पढ़ रखा हो, ठीक है। वरना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी इन टॉपिक्स को, अगर आप इनको पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी नया टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप इनको बिल्कुल टच भी मत करना, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है ना, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा रिपीट हुआ है मैंने देखा है, मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट वाला, आपको अच्छे से पता होगा। कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद DNA, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ DNA, ADNA, BDNA, ZDNA, अच्छे से पढ़ के जाना, रट्टा मार के जाना यार, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है RNA के बारे में, ठीक है। कौन सा RNA कहाँ मिलता है, rRNA कहाँ मिलता है, mRNA कहाँ मिलता है, tRNA कहाँ मिलता है, rRNA किससे सिंथेसाइज होता है, 5S rRNA कौन से पॉलीमरेज से सिंथेसाइज होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक। उसके बाद कौन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनहिबिटर्स वाले, एंटीबायोटिक इनहिबिशन, कौन सा एंटीबायोटिक कहाँ इनहिबिट करता है, टेट्रासाइक्लिन कहाँ इनहिबिट करता है, ठीक है। पेनिसिलिन कहाँ इनहिबिट करता है, एम्पिसिलिन कहाँ इनहिबिट करता है। तो ये जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनके साइट ऑफ इनहिबिशन ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री तो यार पूरी बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमीनो एसिड से क्वेश्चन आते हैं, आपका प्रोटीन से क्वेश्चन आते हैं, एंजाइम से क्वेश्चन आते हैं, मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए कोई एक टॉपिक का नाम नहीं लूँगा, आपने, मुझे पता है आपने बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि वो तो बेस है हर चीज़ का। तो बायोकेमिस्ट्री आप जितना भी आपने पढ़ा है सब कुछ रिवाइज़ करिए। और बायोकेमिस्ट्री मैंने ऑलमोस्ट अपने चैनल पे ख़त्म कर दी है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बायोकेमिस्ट्री पूरी मिलेगी ऑलमोस्ट। CSIR के लिए मैंने बनाई है, बट वो DBT के लिए भी बहुत कारगर है ये। और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है ना, जो DBT में आपकी हेल्प करने वाले, मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप उनको एक बार ज़रूर देख लेना। जैसे अनरैपिंग द DNA करके एक वीडियो बनाई थी, उसमें DNA के बारे में मैंने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। वहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इस टाइप की वीडियोज़ के लिंक आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक डालता हूँ वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ प्लांट बायोटेक पे। मैं सिर्फ एक टॉपिक का नाम लूँगा, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशन वाला, वो ज़रूर पढ़ लेना कि एग्रोबैक्टीरियम कैसे अपना DNA ट्रांसफ़र करता है प्लांट्स में। समझ में आ रहा है ये चीज़। और इसके अलावा मैं किसी और टॉपिक का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। आपने जो पढ़ रखा है बहुत अच्छा है, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपने पहले पढ़ा हो तभी पढ़ना, तभी रिवाइज़ करना, नया हो तो बिल्कुल मत पढ़ना। उसके बाद इम्यूनोलॉजी में हाइब्रिडोमो टेक्नोलॉजी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये 3 चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक मास्ट सेल वाला वो जो आता है ना, एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीबॉडी IgE, वो पढ़ लेना, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद जेनेटिक्स में जो होता है ना, जेनेटिक्स में आपका बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं तो उसको एक बार और रिवाइज़ कर लेना, और पेडिग्री वाले क्वेश्चन कर लेना, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 ऐसे सब्जेक्ट के नाम बता रहा हूँ जिसमें आपको कुछ याद नहीं करना। अगर आपको बीच में जैसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरियत हो जाती है ना एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, तो क्या करना, मरीन बायोटेक और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के आप देखना कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, बस उनके आंसर्स को रट लेना। उनके क्वेश्चंस एक एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर से ऐसे उठा के दूसरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में रख दिया जाता है, एज ए टीज़,
एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मरीन बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो आपको, अगर आपके पास टाइम है और आपने इसमें से 90% टॉपिक्स पहले पढ़े होंगे, बस आपको रिवाइज मारना है अच्छे से, ठीक है, रिवीजन मारना अच्छे से। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ डीबीटी के बारे में। आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मेरे को बहुत पूरी उम्मीदें हैं कि आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और चलते चलते एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है और सिचुएशन अभी ऐसे ही है, कोविड वाली सिचुएशन आपको पता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे ना 2-2.5 घंटे पहले पहुँच जाना। क्योंकि एक तो वैसे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको 1-1.5 घंटा पहले पहुंचना होता है। वहाँ पे कुछ थंब प्रिंट्स वगैरह लेते हैं, कुछ स्कैनिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसमें भी प्रोसेस में टाइम लगता है, सीट अलॉटमेंट में टाइम लगता है 1 घंटा उसमें। और 1 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम सही नहीं है, तो आप आराम से अपना घर से टाइम से निकलिए, जल्दी निकलेंगे, टाइम से निकलेंगे तो आपके माइंड भी रिलैक्स रहेगा। लेट हो जाएंगे, ट्रैफिक में फंसेंगे तो और अंदर दुख 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 होता रहेगा दिल में, ठीक है। तो एग्ज़ाम के टाइम हमें बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। तो वैसे ही आप बिल्कुल टाइम से निकलिए। आपका 2 बजे से एग्ज़ाम है तो आप घर से 10 बजे निकल जाइए, 12 बजे पहुंच जाइए, 12:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। और मास्क लगा के जाइए, अपने आप को सेफ़ रखिए, ग्लव्स लेके जाना, ग्लव्स पहन के जाना, मास्क पहन के जाना, सैनिटाइज़र रख के जाना, ये सारी चीज़ें भूलना मत, क्योंकि आपको इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। और सैनिटाइज़र जितना छोटा हो सकता है, 50 ml वाला आता है, वो ले लेना, ठीक है, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये सब चीज़ें आप लेके जाइए और अपने आप को फिट और हेल्दी रखिए। बुखार थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल भी रेज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जब जल्दी में भाग भाग के एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे ना, तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा हुआ होगा और आप लेट हो रहोगे। वो तो स्कैन उसी टाइम करेगा जब आप अंदर जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। 1 मिनट, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, इसको जाने देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत आवाज़ करता है। ओके, ये एरोप्लेन जा चुका है। तो मैं बता रहा था कि हाँ, ये सारी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आप घर से टाइम पे निकलोगे, रिलैक्स होकर जाओगे, आपकी बॉडी बिल्कुल सही रहेगी, बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आप जल्दी में जाओगे, लेट हो रहोगे, आप भाग भाग के सेंटर पहुंचोगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा और वो स्कैन करेंगे आपका टेम्परेचर, और फिर क्या होगा, वो उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा, वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पूरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप आराम से अपना डीबीटी का एग्ज़ाम दीजिए। इधर जैसे ही डीबीटी का एग्ज़ाम देके फ्री होंगे, सीएसआर का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर देना। उसके लिए तो मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ, है ना। सीएसआर सीरीज़ 2020 चल रही है, तो फिर मिलते हैं उस सीरीज़ में। आप आराम से 2-3 दिन रिलैक्स रहिए, जो जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उसको फॉलो करिए, अप्लाई करिए और ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए, रिवीजन अच्छे से करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।